Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video, welcome back to another topic, and welcome back to the channel English with a Topper. So in this video we are going to talk about the lexical relations, and the reference is the book Semantics by Frank Palmer. So first of all, let's talk about what lexical relations mean and what are the lexical relations, so that you'll afterwards you'll get a better understanding of the lexical relations that we are going to discuss in this video, and that we have taken from the book Semantics written by Frank Palmer. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि लेक्सिकल रिलेशंस का क्या मतलब है. लेक्सिकल रिलेशंस रेफर टू द वेज इन विच वर्ड्स आर रिलेटेड टू वन अनदर इन अ लैंग्वेज. ठीक हो गया. देखें, लेक्सिकल रिलेशंस, इसमें दो वर्ड्स आते हैं, एक हो गया लेक्सिकल, दूसरा है रिलेशंस. लेक्सिकल मतलब ऐसा वर्ड जो कि मीनिंग से रिलेटेड है. ठीक है, तो लेक्सिकल से हमारा यहाँ पे मुराद है ऐसे वर्ड्स जिनकी कोई मीनिंग है, मीनिंगफुल वर्ड्स, और रिलेशन मतलब उनके आपस का ताल्लुक. तो हम यहाँ पे लेक्सिकल रिलेशंस में क्या बात डिस्कस करेंगे, क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि जो मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, जो डिफरेंट वर्ड्स हैं, उनके दरमियान किस किस तरह के रिलेशंस पाए जाते हैं. ठीक हो गया. ये लैंग्वेज के अंदर, सेमेंटिक्स के अंदर, लिंग्विस्टिक्स के अंदर डिस्कस की जाती हैं. तो इंग्लिश के अंदर या फिर जनरली भी बहुत सारे लेक्सिकल रिलेशंस के टाइप्स हैं, और जिनमें इंक्लूड होते हैं सिनोनिमी, एंटोनिमी, हिपोनिमी एंड मेडोनिमी, और बहुत सारे भी हैं. तो हम इस वीडियो में लेक्सिकल रिलेशंस को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रैंक पामर ने अपनी बुक सेमेंटिक्स में डिस्कस की हैं, और हमने ये सारा डेटा भी उन्हीं की बुक से लिया हुआ है. सो व्हाटएवर इज़ रिटन इन दिस वीडियो इज़ ऑथेंटिक बिकॉज इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक सेमेंटिक्स रिटन बाय फ्रैंक पामर, जो कि बहुत सारे कोर्सेज में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ाई जाती है. Okay, the first lexical relation that we are going to discuss is synonymy. Synonymy के तो हमें नाम से ही पता लगता है कि synonyms के बारे में तो हम बहुत पहले से जानते हैं. ठीक है, synonyms मतलब ऐसे वर्ड्स जिनकी मीनिंग सेम है. तो synonymy का मतलब हुआ ऐसे दो वर्ड्स का रिलेशन जिनकी मीनिंग के अंदर सेमनेस पाई जाती है. सो synonymy is the relation that is found between two words which have same meaning. तो synonymy refers to the sameness of मीनिंग. ठीक हो गया. इंग्लिश के अंदर जो ना बहुत सारे सिनोनिम्स हैं. इंग्लिश इज़ रिच इन सिनोनिमी एंड देयर आर टू रीजंस बिहाइंड दिस थिंग दैट इंग्लिश इज़ रिच इन सिनोनिमी. क्योंकि इंग्लिश के अंदर जो ना, एक तो ये कि एंग्लो सेक्सन्स से बहुत सारे वर्ड्स आए हैं, और दूसरा ये कि लैटिन, फ्रेंच और जर्मन का भी इंग्लिश के ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है. अगर आप लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री पढ़ी है तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरह इन सारी लैंग्वेजेस का इंग्लिश के ऊपर अफेक्ट हुआ है. तो इन सारे लैंग्वेजेस की वजह से, इन सारे इफ़ेक्ट्स की वजह से इंग्लिश के अंदर ना नेटिव के साथ साथ बहुत सारे फ़ॉरेन भी वर्ड्स आए हैं. तो ज़्यादातर सिनोनिम्स इस वजह से हैं कि एक नेटिव वर्ड, एक फ़ॉरेन वर्ड, दोनों की मीनिंग सेम है, तो इस तरह से सिनोनिम्स इंग्लिश के अंदर बन गए हैं. तो दिस इज़ द वे इन विच इंग्लिश इज़ रिच इन synonymy, or English is rich in synonyms, because of the borrowings, because of the foreign words, and because of the influence of Latin, French and German on English language in the past times. लेकिन फ्रैंक पामर हमें अपनी बुक में एक बात बताते हैं कि देयर आर नो रियल सिनोनिम्स, मतलब रियल सिनोनिम्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं. कहते हैं कि कोई भी दो वर्ड्स एग्जैक्टली सेम मीनिंग के नहीं हो सकते हैं. अगर हैं भी तो वहाँ पे कुछ कंडीशंस आएंगी, कुछ सिचुएशंस आएंगी कि जिनके अंदर सिनोनिम्स का होना पॉसिबल है, जिनके अंदर सिनोनिम्स पाए जाते हैं, वरना एग्जैक्टली सेम सिनोनिम्स का होना मुश्किल है या फिर इम्पॉसिबल कहते हैं फ्रैंक पामर. और वो 6 पॉसिबिलिटीज़ हमें बताते हैं कि जिन सिचुएशंस, जिन पॉसिबिलिटीज़ के अंदर सिनोनिम्स हमें मिल सकते हैं. सबसे पहली पॉसिबिलिटी हमें बताते हैं कि सेट ऑफ सिनोनिम्स बिलोंग टू डिफरेंट डायलेक्ट्स. अच्छा, ये हो सकता है कि जो दो वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग सेम है, जिनके अंदर सेमनेस ऑफ मीनिंग पाई जाती है, वो डिफरेंट डायलेक्ट से बिलोंग करते हैं. फॉर एग्जांपल, एक लिफ्ट है, एक एलिवेटर है. ठीक है, वन इज़ फाउंड इन द ब्रिटिश इंग्लिश, अनदर इज़ फाउंड इन द अमेरिकन इंग्लिश. तो इस तरह डिफरेंट डायलेक्ट के वर्ड्स हो सकते हैं जिनको हम सिनोनिम्स कहेंगे. दूसरी पॉसिबिलिटी हमें बताते हैं कि दे हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी. अच्छा, दो वर्ड्स के अंदर या ये हो सकता है कि उनकी डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी डिफरेंट हो सकती है, जिनको हम सिनोनिम्स कह रहे हैं. जैसे कि फ़नी है, हिलेरियस है. ठीक है, फ़नी एंड हिलेरियस. फ़नी हम तब करते हैं जब थोड़ी सी चीज़ फ़नी हो, हिलेरियस तब हम करते हैं जब बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा फ़नी हो. ठीक है, तो इस तरह जो है ना डिफरेंट डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी या फिर डिफरेंट डिग्री ऑफ मीनिंग्स को भी की भी वजह से इंग्लिश के अंदर या डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर सिनोनिम्स पाए जा सकते हैं. फिर तीसरी पॉसिबिलिटी हम इस तरह से बताते हैं कि दे आर यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. वर्ड्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम मीनिंग के नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो है ना वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में पाए जाते हैं
तो इस वजह से भी उनके अंदर थोड़ी सी सेमनेस ऑफ मीनिंग हो सकती है, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली सेम मीनिंग उनकी नहीं होती है। एक ये कि उनको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। चौथी पॉसिबिलिटी हमें बताते हैं कि सेम वर्ड्स डिफर इन इमोटिव और इवेलुएटिव मीनिंग। वर्ड सेम होती है लेकिन उनकी इमोटिव मीनिंग जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। फिर एग्जांपल में हमें बताते हैं कि एग्जांपल हमारे पास है एक हाइड एंड कंसील, ठीक है। हाइड और कंसील सिनोनिम्स तो हैं, लेकिन इनकी जो इमोटिव मीनिंग है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो इस तरह से कि हाइड हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी बड़ी चीज़ से, किसी सपोज़ किसी चादर से हम किसी चीज़ को हाइड कर रहे हैं, किसी कवर से हम किसी चीज़ को हाइड कर रहे हैं। लेकिन कंसील हम ना थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट मैनर में यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग मेकअप करते टाइम कंसीलर नहीं होता जिसको दाग दाने वगैरह कंसील करते हैं, उनको छुपाते हैं। तो इनकी भी मीनिंग क्या है, इमोटिव मीनिंग डिफरेंट है, लेकिन है दोनों सिनोनिम्स। फिर हमें पांचवी पॉसिबिलिटी बताते हैं कि सम वर्ड्स आर कोलोकेशनली रिस्ट्रिक्टेड। सिनोनिम्स इस वजह से भी हो सकते हैं, या फिर सिनोनिम्स अगर हैं तो ये भी होगा कि उनमें से जो सिनोनिम्स के जो डिफरेंट वर्ड्स हैं वो कोलोकेशनली रिस्ट्रिक्टेड होंगे। मतलब वो जिन चीज़ों के साथ लगते हैं, वो जिन चीज़ों को रेफ़र कर रहे हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग बटर जब ख़राब हो जाए तो हम लोग उसको कहते हैं रैंसिड। अगर अंडे या एग्स ख़राब हो जाएं तो हम उसको कहते हैं एडल्ट। तो यहाँ पे रैंसिड और एडल्ट जो है ना वो सिनोनिम्स तो हैं, लेकिन ये कोलोकेशनली रिस्ट्रिक्टेड हैं, यानी कि रैंसिड सिर्फ बटर के लिए यूज़ होगा, एडल्ट सिर्फ एग्स के लिए यूज़ होगा। अगर हम रैंसिड एग्स ख़राब होने के लिए यूज़ करेंगे तो वो सेमेंटिकली एंड सिंटैक्टिकली गलत हो जाएगा, और इसी तरह एडल्ट बटर के लिए यूज़ करेंगे तो वो सेमेंटिकली गलत हो जाएगी बात। इसीलिए कुछ सिनोनिम्स जो हैं वो कोलोकेशनली रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जैसे कि रैंसिड एंड एडल्ट। फिर सिक्स्थ सिचुएशन ये है कि सम वर्ड्स हैव ओवरलैपिंग मीनिंग। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनकी मीनिंग ओवरलैपिंग होती है, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल सेम मीनिंग के नहीं होते हैं, लेकिन उनकी मीनिंग जो है ना वो थोड़ी सी ओवरलैप करती है। फॉर एग्जांपल मैच्योर एंड एडल्ट है, ठीक है। मैच्योर का मतलब एडल्ट होना या एडल्ट का मतलब मैच्योर होना नहीं है, लेकिन इनके अंदर थोड़ी सी ओवरलैपिंग पाई जाती है कि बंदा एडल्ट है मतलब मैच्योर होगा, मैच्योर है मतलब एडल्ट होगा, लेकिन पूरी तरह से मीनिंग सेम नहीं है, मीनिंग थोड़ी सी ओवरलैप कर रही है। तो इन ओवरलैपिंग मीनिंग्स की वजह से भी सिनोनिम्स वजूद में आते हैं। सिनोनिम्स आर फॉर्म्ड माइट बी बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग मीनिंग्स ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। तो ये 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनके अंदर सिनोनिमी पाई जाती है, जिनके अंदर सिनोनिम्स होते हैं। और ये 6 पॉसिबिलिटीज़ हमें फ्रैंक पामर ने क्यों बताई? क्योंकि वो हमें ये बात बताना चाहते हैं कि कोई भी वर्ड्स एग्जैक्टली सेम मीनिंग के नहीं होते हैं, या फिर एग्जैक्टली या फिर रियल सिनोनिम्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन इन पॉसिबिलिटीज़ में कर सकते हैं। ठीक हो गया। देन कम्स हिपोनिमी। हिपोनिमी कहा जाता है मीनिंग ऑफ वन वर्ड इज इंक्लूडेड इन अदर। एक वर्ड की मीनिंग दूसरे के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन इस तरह से होगी कि हिपोनिमी रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन अ जनरल वर्ड एंड ए स्पेसिफिक वर्ड दैट फॉल्स अंडर इट। एक जनरल वर्ड है, एक उसके अंडर में फॉल कर रहा है स्पेसिफिक वर्ड, तो इन दोनों वर्ड्स के दरमियान जो रिलेशन है उसको हम कहेंगे हिपोनिमी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक डॉग है, एक पोडल है। डॉग जो है वो जनरल वर्ड है, पोडल जो है वो उसी के अंदर फॉल कर रहा है, तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है उसको हम कहेंगे हिपोनिमी। डॉग और पोडल के दरमियान कौन सा रिलेशन है? द रिलेशन ऑफ हिपोनिमी। ठीक हो गया। आगे भी एग्जांपल्स देंगे तब आप लोगों को सही तरह समझ आएगी। वैसे तो अब तक सही तरह समझ आनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं आई है तो आगे हम जो एग्जांपल्स देंगे उनमें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। सो होल्ड ऑन एंड वॉच। फिर बात ये बताई है कि हिपोनिमी इन्वॉल्व्स अस इन अ नोशन ऑफ इंक्लूजन दैट पोडल इज इंक्लूडेड इन डॉग। यहाँ पर जो ना हमें 2 कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं हिपोनिमी के अंदर, एक कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, एक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलमेंट। इंक्लूजन का मतलब है इंक्लूड होना, इंटेलमेंट का मतलब है इंटेल होना। इंक्लूड होना मतलब एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ आ रही है, ठीक है, ये तो हमें बात समझ आ गई। इंटेलमेंट का क्या मतलब है? जैसे टेल होता है ना, टेल में हम एक पॉइंट से आगे इंटेल होती है, एक आगे बढ़ते हैं तो आगे जाके हमें एक पॉइंट मिलती है। तो इंटेलमेंट में भी यही होता है कि एक डॉग है तो डॉग के अंदर जब हम जाते हैं, डॉग के अंदर जब हम डिस्कस करते हैं तो आगे पोडल की भी बात आती है, ठीक है, क्योंकि वो डॉग के अंदर ही फॉल करती है पोडल की कैटेगरी। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन या इंटेलमेंट भी हिपोनिमी के अंदर आती है। अब देखिए एग्जांपल ये है कि एक एनिमल हम वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, एनिमल एक टर्म यूज़ करते हैं। एनिमल एक जनरल टर्म है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे स्पेसिफिक टर्म्स भी आते हैं, जैसे कि कैट, डॉग, रैबिट, ये सारे एनिमल्स हैं। तो मतलब ये जो एनिमल है ना ये जनरल टर्म है, कैट, डॉग और रैबिट जो है वो स्पेसिफिक टर्म्स है।
तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप पाई जाएगी उसको हम कहेंगे हिपोनिमी। मतलब कैट और एनिमल के दरमियान जो रिलेशन है वो हिपोनिमी, डॉग और एनिमल के दरमियान जो रिलेशन है दैट इज़ हिपोनिमी, एंड द रिलेशन दैट इज़ फाउंड बिटवीन रैबिट एंड एनिमल दैट विल ऑल्सो बी हिपोनिमी। तो हिपोनिमी का मतलब है एक जनरल टर्म और उसी के अंदर फॉल करते हुए एक स्पेसिफिक टर्म के दरमियान का रिलेशन। ठीक हो गया। अब हिपोनिमी के अंदर हम कहते हैं सुपर ऑर्डिनेट एंड हिपोनिम्स। ठीक है, ये वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, ये टर्म्स यूज़ करते हैं। अब इनकी क्या एग्जाम्पल है, इनकी क्या मीनिंग है, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं कि एनिमल के अंदर कैट, डॉग एंड रैबिट आ रहा है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला टर्म है ना, अपर टर्म है, जो जनरल टर्म है एनिमल, इसको हम सुपर ऑर्डिनेट टर्म कहते हैं, और इनके अंदर जो स्पेसिफिक वर्ड्स फॉल करते हैं इनको हम हिपोनिम्स कहते हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में एनिमल इज़ अ सुपर ऑर्डिनेट टर्म and cat is hyponym. The relation that is found between cat and animal is hyponymy. The relation that is found between dog and animal is hyponymy. Rabbit and animal is hyponymy. ठीक है, अपर टर्म और लोअर टर्म्स के दरमियान का जो रिलेशन है उसको हम कहते हैं हिपोनिमी। लेकिन ये जो स्पेसिफिक टर्म्स है ना, अब एनिमल के अंदर कैट, डॉग एंड रैबिट फॉल करे, तो कैट, डॉग एंड रैबिट इनके दरमियान जो रिलेशन होगा हम इसको कहते हैं कोहिपोनिमी। ठीक है, और इन वर्ड्स को हम कहते हैं coheponyms. So the relation that is found between cat and dog is coheponymy. The relation that is found between dog and rabbit is coheponymy. And we can say that cat and dog are coheponyms, या फिर dog and rabbit are coheponyms, या generally cat, dog and rabbit are coheponyms. ठीक है, तो ये इस एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों को समझ आ गई होगी। इन सिंपल वर्ड्स हम ये कहना चाह रहे हैं कि जनरल टर्म को हम सुपर ऑर्डिनेट कहते हैं, उसके अंडर फॉल करने वालों को हम हिपोनिम्स कहते हैं, सुपर ऑर्डिनेट और हिपोनिम्स के दरमियान के रिलेशन को हिपोनिमी कहते हैं, और हिपोनिम्स के आपस के रिलेशन को कोहिपोनिमी कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हिपोनिमी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें समझनी चाहिए, जो हमें याद रखनी चाहिए। वो ये है कि हिपोनिमी इज़ अ बेसिक सेंस रिलेशन। ठीक है, तो हमें बात समझ आ गई कि ये एक बेसिक लेक्सिकल या सेंस रिलेशन है। हिपोनिमी के अंदर इंटेलमेंट होती है। इंटेलमेंट मतलब एक ही बात दूसरे को इंटेल करती है। ठीक हो गया। अब एक दफ़ा इंटेलमेंट समझने के लिए इस एग्जांपल पे आ जाएं। ठीक है, अब कैट जो है ना, कैट एनिमल की कैटेगरी के अंदर फॉल करती है, तो कैट एनिमल है। अगर डॉग एनिमल की कैटेगरी में फॉल करती है तो डॉग एनिमल है। रैबिट एनिमल की कैटेगरी में फॉल करी है तो रैबिट एनिमल है। ठीक है, तो हम इस तरह इंटेल कर सकते हैं मीनिंग को कि कैट इज़ एनिमल, डॉग इज़ एन एनिमल, रैबिट इज़ एन एनिमल। तो ये तीनों एनिमल्स है, क्यों? क्योंकि ये इस सुपर ऑर्डिनेट टर्म के अंडर फॉल करती हैं। इसको कहते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलमेंट, और इसी इंटेलमेंट को लेते हुए हम मीनिंग को समझ सकते हैं। ठीक हो गया। अगर फ्लावर के अंदर रोज़ आ रहा है तो इसका मतलब है रोज़ फ्लावर है। अगर फ्लावर के अंदर वाटर लिली है तो इसका मतलब है वाटर लिली फ्लावर है। तो इस इंटेलमेंट को यूज़ करते हम मीनिंग को भी समझ सकते हैं। फिर एक बात है कि कलर्स हैव नो सुपर ऑर्डिनेट टर्म्स। कलर्स के लिए सुपर ऑर्डिनेट टर्म जनरली नहीं होता, लेकिन हम कलर ही कहते हैं। ठीक है, कलर के अंदर ही कलर्स आ जाते हैं। लेकिन जिस तरह एनिमल के अंदर एक स्पेसिफिक सुपर ऑर्डिनेट टर्म होता है, उस तरह कलर्स के अंदर नहीं होता है। सेम टर्म कैन फॉल ऑन डिफरेंट लेवल्स। अब एक ही वर्ड जो है ना वो डिफरेंट लेवल्स पे फॉल कर सकती है। वो किस तरह से? अब हमने एग्जांपल ले ली लिविंग थिंग्स की। ठीक है, लिविंग थिंग्स के अंदर हमारे पास आएगा एनिमल्स और प्लांट्स। एनिमल्स के अंदर फिर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे एनिमल जो है ना वो दो डिफरेंट लेवल्स पे आ गया। ठीक है, एक लिविंग थिंग्स के अंडर में आ गया है एनिमल्स, फिर एक हमने एनिमल तब इंक्लूड किया जब हमने एनिमल और ह्यूमन को अलग कर दिया। तो इस तरह एक ही टर्म डिफरेंट लेवल्स पे भी फॉल कर सकता है। वी कैन यूज़ टर्म्स मेल, फीमेल एंड बेबी टू मेक हिपोनिम्स। ठीक है, हम लोग ना मेल, फीमेल एंड बेबी वर्ड्स यूज़ करते हुए हिपोनिम्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जिराफ है। ठीक है, जिराफ एक एनिमल है, तो हम इस तरह कर सकते हैं कि मेल जिराफ, फीमेल जिराफ, बेबी जिराफ, या फिर एलिफेंट है, मेल एलिफेंट, फीमेल एलिफेंट, बेबी एलिफेंट। ठीक है, ऊपर हमारे पास जनरल टर्म आ जाएगा एलिफेंट, उसके अंदर हम लिखेंगे मेल एलिफेंट, फीमेल एलिफेंट, बेबी एलिफेंट। तो इस तरह से हम इन तीनों वर्ड्स को यूज़ करते हुए भी हिपोनिम्स बना सकते हैं। तो यहाँ तक हमने बात की अबाउट द सिनोनिमी एंड हिपोनिमी। फिर अब बात करेंगे अबाउट द एंटोनिमी। ठीक है, एंटोनिमी के नाम से हमें पता लगता है कि इट रेफर्स टू समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू एंटोनिम्स। और एंटोनिम्स किन वर्ड्स को कहते हैं जिनकी मीनिंग उलट होती है, जो मुतजाद होते हैं, जिनकी मीनिंग ऑपोजिट होती है। तो एंटोनिमी का मतलब है ऑपोजिटनेस ऑफ मीनिंग, और ये सिनोनिमी का
ऑपोजिट है। तो एंटोनिमी इज़ अ लिंग्विस्टिक टर्म दैट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स दैट हैव ऑपोजिट मीनिंग। तो दो ऐसे वर्ड्स जिनकी मीनिंग ऑपोजिट है, उन वर्ड्स के दरमियान जो रिलेशन है, हम उस रिलेशनशिप को कहेंगे एंटोनिमी। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल हॉट एंड कोल्ड आर एंटोनिम्स। हॉट कोल्ड एंटोनिम्स है, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो है एंटोनिमी। ठीक हो गया। अब देखिए एक सिनोनिम या एंटोनिमी में यह डिफरेंस है कि सिनोनिम्स जो होते हैं ना वो नॉट एसेंशियल। किसी भी लैंग्वेज के अंदर सिनोनिम्स का होना लाजमी नहीं है, एसेंशियल नहीं है। लाजमी नहीं है कि दो वर्ड्स हों एक ही चीज़ को रेफ़र करने के लिए, ये लाजमी नहीं है। लेकिन एंटोनिम्स का होना लैंग्वेज के अंदर लाजमी है। अगर लैंग्वेज के अंदर कोल्ड है हो तो हॉट का होना भी लाजमी है। तो एंटोनिम्स जो है वो लैंग्वेज के अंदर एसेंशियल हैं, जबकि सिनोनिम्स एसेंशियल नहीं है। सिनोनिम्स जो है वो नॉट ग्रेडेबल, वो ग्रेडेबल नहीं होते, लेकिन एंटोनिम्स ग्रेडेबल होते हैं। अब ग्रेडेबल किस तरह से होते हैं ये आपको आगे समझ आ जाएगी। ठीक है। एंटोनिमी के जब हम एफिक्सेस लगाते हैं ना एंटोनिमी में, जब एंटोनिमी हम इस तरह से बनाते हैं कि हम उनमें से एक वर्ड के साथ अफिक्स लगा दें, तो तब जो है ना एंटोनिमी के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है। एक को हम कहते हैं अनमार्क्ड एंड दूसरे को कहते हैं मार्क्ड। तो अनमार्क्ड वो एंटोनिम होता है जिसके साथ अफिक्स नहीं लगा है, लेकिन मार्क्ड एंटोनिम वो होता है जिनके साथ अफिक्स लगा है। फॉर एग्जांपल हैप्पी है, हैप्पी के साथ कोई अफिक्स लगा है, सफिक्स या प्रीफिक्स लगा है नहीं, तो ये अनमार्क्ड है। हैप्पी के साथ हमने शुरू में लगा दिया अन, ठीक है, अन लगा के हमने इसको बना दिया अनहैप्पी। इसके साथ अफिक्स लगा है तो हम इसको कहेंगे मार्क्ड एंटोनिम। ठीक हो गया। अब इसके अंदर भी पॉसिबिलिटीज़ आती हैं कि एंटोनिम्स या फिर एंटोनिमी के अंदर पॉसिबिलिटीज़ आती हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स कैन बी एंटोनिम्स। ठीक है। ऐसे वर्ड्स जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट है, कॉन्ट्रडिक्ट करें, ऐसे वर्ड्स एंटोनिम हो सकते हैं, जैसे कि मेल फीमेल, ब्रदर सिस्टर। ठीक हो गया। अब पेयर ऑफ एडजेक्टिव्स कैन बी एंटोनिम्स। एडजेक्टिव्स के पेयर्स भी एंटोनिम्स हो सकते हैं, जैसे कि एक एडजेक्टिव हम ले लेते हैं ब्यूटीफुल। ठीक है। अब जो मैंने अभी बात की थी ना कि ये ग्रेडेबल होते हैं। अब ग्रेडेबल की क्या मीनिंग है देख लें कि ब्यूटीफुल को हम ग्रेड कर सकते हैं। वो किस तरह से? मोर ब्यूटीफुल, लेस ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे आपने ग्रेडिंग की। ठीक है। तो एंटोनिम्स, कुछ एंटोनिम्स के अंदर हम ग्रेडिंग भी कर सकते हैं, और ऐसे एंटोनिम्स जो कि एडजेक्टिव्स हैं, तो एडजेक्टिव्स के साथ हम ग्रेडिंग करेंगे, मोर या लेस लगाएंगे, तब भी वो एंटोनिम्स बन सकते हैं। मोर ब्यूटीफुल का एंटोनिम क्या होगा? लेस ब्यूटीफुल। ठीक हो गया। अदर पेयर्स आर नॉट ग्रेडेबल बट रिवर्सिबल। फिर कुछ ऐसे पेयर्स भी आते हैं कि जो ग्रेडेबल नहीं है लेकिन रिवर्सिबल हैं, जैसे कि ब्रिलियंट एंड स्टूपिड। हम ये नहीं कह सकते कि कोई बंदा मोर ब्रिलियंट या लेस ब्रिलियंट। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई बंदा स्टूपिड है तो वो कम स्टूपिड है या ज़्यादा स्टूपिड है। अगर वो स्टूपिड है तो मतलब ब्रिलियंट नहीं है, ब्रिलियंट है तो मतलब स्टूपिड नहीं है। तो ये जो है ना रिवर्सिबल वर्ड्स पे आते हैं एंटोनिम्स के अंदर। ठीक हो गया। तो दिस वाज अबाउट एंटोनिम्स। नेक्स्ट रिलेशन हमारे पास आती है जिसको हम कहते हैं रिलेशनल ऑपोजिट्स। रिलेशनल ऑपोजिट्स का मतलब है पेयर ऑफ वर्ड्स विच एग्जिबिट रिवर्सल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन आइटम्स। ऐसे वर्ड्स, ऐसे पेयर्स ऑफ वर्ड्स जिनके अंदर जो वर्ड्स है ना उनके आपस का जो रिलेशन है वो रिवर्स हो सकता है, जिसको हम कन्वर्सेस या कन्वर्जनेस भी कहते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जिनके आपस का रिलेशन रिवर्स हो सकता है उनको कहते हैं हम रिलेशनल ऑपोजिट। अब इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए एग्जांपल्स देखते हैं। रिलेशनल ऑपोजिट्स नाउन्स भी हो सकते हैं, वर्ड्स भी हो सकते हैं, या फिर एक्टिव पैसिव भी हो सकते हैं। अब नाउन्स के अंदर हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ। ठीक है। अगर हस्बैंड वाइफ का हस्बैंड है तो वाइफ हस्बैंड की वाइफ है, इस तरह से कर सकते हैं। अगर वो उसका हस्बैंड है तो डेफिनेटली वो उसकी वाइफ होगी। तो हम इसको जो है ना रिवर्स कर सकते हैं, इनके रिलेशनशिप को रिवर्स कर सकते हैं, इनको हम कहेंगे रिलेशनल ऑपोजिट्स। इसी तरह वर्ब्स के अंदर भी रिलेशनल ऑपोजिट्स पाए जाते हैं, जैसे कि बाय एंड सेल। अगर मैं आपसे बाय कर रही हूँ ना तो मतलब ये कि आप मुझे सेल कर रहे हैं। अगर आप मुझे सेल कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका मतलब होगा कि मैं आपसे बाय कर रही हूँ। तो इनके अंदर भी रिलेशनशिप का रिवर्सल पॉसिबल है, इसीलिए ये भी रिलेशनल ऑपोजिट्स हैं। फिर एक्टिव पैसिव में आता है कि कहते हैं ना सबसे सिंपल, सबसे जनरल एग्जांपल जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हम क्या, हमारे माँ बाप भी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आई एट एन एप्पल इज़ एटन वॉज एटन बाई मी। तो ईट और एटन बाई ये भी दोनों रिलेशनल ऑपोजिट्स हैं, क्योंकि एक्टिव और पैसिव में हम क्या करते हैं, उनके रिलेशन को रिवर्स करते हैं। तो ये भी रिलेशनल ऑपोजिट्स हैं। ठीक हो गया। अब ये जो रिलेशनल ऑपोजिट्स हैं ना, इनको हम 3 टर्म्स में कैरेक्टराइज कर सकते हैं। मतलब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो 3 तरह से होती हैं।
और उनमें से हम सिर्फ 2 डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे फ्रैंक पामर ने, जिसकी बुक से हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी 2 ही बातों पे ज़्यादा फोकस किया है, ज़्यादा डिस्कस किया है। तो पहली है सिमेट्री और दूसरी है रिफ्लेक्सिविटी। अब सिमेट्री में क्या होता है कि वर्ड्स कैन बी रिवर्स्ड इन बोथ डायरेक्शंस। ये जो 2 वर्ड्स हैं ना, उनकी मीनिंग रिवर्सल, हमने पहले कहा ना कि उनकी मीनिंग के अंदर रिवर्सल पॉसिबल है। तो ये जो रिवर्सल पॉसिबल है, ये दोनों डायरेक्शंस में पॉसिबल है। जैसे कि जॉन इज़ मैरिड टू मैरी, तो हम इसको उल्टा करें ना, मैरी इज़ मैरिड टू जॉन, इस तरह से भी सही होती है बात। तो मतलब ये है कि ऐसे वर्ड्स जिनकी मीनिंग या जिनका रिलेशन दोनों डायरेक्शंस में रिवर्स हो सकता है, उनको हम कहते हैं सिमेट्री या फिर सिमेट्रिकल रिलेशनल ऑपोजिट्स। अगर जॉन इज़ मैरिड टू मैरी, तो मैरी इज़ मैरिड टू जॉन, तो मतलब जॉन से मैरी की तरफ सेंटेंस बनाओ या मैरी से जॉन की तरफ सेंटेंस बनाओ, दोनों ही रिलेशंस में, दोनों डायरेक्शंस में बात सही होती है, तो इसको हम कहेंगे सिमेट्री। देन कम्स रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी हम ना कहीं पर भी तब यूज़ करते हैं जब एक चीज़ है वो खुद को ही रेफ़र कर रही हो, खुद को ही दोबारा रिफ्लेक्ट कर रही हो। तो यहाँ पे भी यही बात है कि ऐसे 2 वर्ड्स या फिर ऐसा एक वर्ड जो कि खुद को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, तो हम उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिविटी का रिलेशनल ऑपोजिट। जैसे कि 4 इज़ इक्वल टू 4, 4 इज़ इक्वल टू 4, 4 ने क्या किया, दोबारा खुद को ही रेफ़र किया, 4 खुद को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इस तरह के रिलेशन को कहते हैं रिफ्लेक्सिविटी वाले रिलेशनल ऑपोजिट्स। या फिर जॉन रिजेंबल्स हिमसेल्फ, जॉन रिजेंबल्स हिमसेल्फ ना, जॉन और हिमसेल्फ जो है वो एक ही बंदे को रेफ़र करें, मतलब ये कि जॉन खुद को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, खुद के ही बारे में बात कर रहा है, वो खुद को ही क्या कर रहा है, मीनिंग दोबारा खुद पे ही उसकी आ जाती है। तो इस तरह के एग्जांपल्स को हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिविटी वाले रिलेशनल ऑपोजिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे बात याद रखने वाली ये है, सिमेट्री में दोनों डायरेक्शंस में रिवर्सल पॉसिबल है, जबकि रिफ्लेक्सिविटी में एक चीज़ खुद को ही रिफ्लेक्ट कर रही होती है। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिटिविटी है, जिसमें ट्रांजिट होती है मीनिंग, लेकिन उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे बिकॉज दैट्स नॉट आवर हेडेक, मतलब वो हमारी बुक में नहीं है। ठीक है, अब कुछ रिलेशनल ऑपोजिट्स ना किनशिप वाले होते हैं। किनशिप का क्या मतलब है, रिश्तेदारी वाले, मतलब ऐसे वर्ड्स जो कि रिश्तेदारी को शो करें। तो रिलेशनल ऑपोजिट्स ऑफ किनशिप नॉट ओनली शो रिलेशन बट ऑल्सो सेक्स, यानी कि हम जो रिलेशनशिप्स या फिर किनशिप्स, रिश्तेदारी को शो करने वाले जो रिलेशनल ऑपोजिट्स होते हैं ना, वो सिर्फ रिलेशन को ही शो नहीं करते हैं बल्कि जेंडर या सेक्स को भी शो करते हैं। वो इस तरह से कि फादर एंड डॉटर है। ठीक है, जब हम फादर कहते हैं ना, तो हमें पता लग रहा है कि उनका रिलेशन फादर वाला है, और ये भी पता लग रहा है कि ये फादर जो है वो मेल जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हम डॉटर कहते हैं तो हमें एक तो ये कि बेटी वाला रिलेशन समझ आता है, दूसरा ये कि हमें ये पता लगता है कि शी इज़ अ फीमेल। इसी तरह सन कहेंगे तो वो मेल को शो करेगा, मदर कहेंगे तो वो फीमेल को शो करेगा। तो किनशिप वाले रिलेशनल ऑपोजिट्स सिर्फ रिलेशन को ही शो नहीं करते हैं बल्कि जेंडर को भी शो करते हैं साथ साथ। ठीक हो गया, सिर्फ वेदर टर्म इज सिमेट्रिक और नॉट। अब किनशिप रिलेशन के अंदर भी कुछ वर्ड सिमेट्रिक होते हैं, कुछ वर्ड सिमेट्रिक नहीं होते। जैसे कि स्पाउस है, स्पाउस क्या है, सिमेट्रिक है, क्योंकि पहले भी मैंने एग्जांपल दी कि अगर वो उससे मैरिड है तो वो उससे मैरिड है। तो ये स्पाउस वाला जो टर्म है ये क्या है, सिमेट्रिक है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शंस में इसकी मीनिंग रिवर्स हो सकती है। टू ग्रेडेबल एंटोनिम्स कैन बी ट्रीटेड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनल ऑपोजिट्स। हमने पीछे ग्रेडेबल एंटोनिम्स की बात की थी, ठीक है, अभी कुछ देर पहले, मतलब ऐसे एंटोनिम्स जिनकी हम ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रैंक पामर हमें ये बताते हैं कि ट्रू ग्रेडेबल एंटोनिम्स, ऐसे एंटोनिम्स जिनकी ग्रेडिंग हो सकती है, जिनको हम सही तरह से ग्रेड कर सकते हैं, जो कि ग्रेडेबल हैं, उनको हम रिलेशनल ऑपोजिट्स के टर्म्स में भी ट्रीट कर सकते हैं, मतलब वो रिलेशनल ऑपोजिट्स भी हो सकते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स ओवरलैप करी थी ना, हमने हस्बैंड वाइफ की एंटोनिम्स में भी बात की, मदर फादर की एंटोनिम्स में बात की, वो रिलेशनल ऑपोजिट्स में भी उसी की एग्जांपल आ गई। क्यों? क्योंकि वो ट्रू ग्रेडेबल एंटोनिम्स है और इन दोनों के दरमियान थोड़ी सी ओवरलैपिंग आ जाती है। फिर बात करते हैं पॉलीसेमी एंड हार्मोनिमी। अब इन दोनों लेक्सिकल रिलेशंस को हम एक ही टॉपिक में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये राइज इज अ क्वेश्चन, राइट? यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है। चलिए आप लोग मुझे बताएं कि इन दोनों को हम एक ही टॉपिक में या एक ही सब टॉपिक में क्यों डिस्कस करें। नहीं बताना तो अभी आगे आपको पढ़ के पता लग जाएगा कि हम इनको एक ही अंडर द सेम टॉपिक क्यों डिस्कस करें। ठीक है, पॉलीसेमी का क्या मतलब है? पॉलीसेमी मीन्स सिंगल वर्ड हैज़ मल्टीपल रिलेटेड मीनिंग्स। पॉलीसेमी का मतलब वर्ड एक ही है लेकिन उसकी मीनिंग्स ना एक दूसरे के साथ रिलेटेड मीनिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, मल्टीपल हैं, डिफरेंट हैं, 2 हो 3 हो जितने भी हो, लेकिन मल्टीपल मीनिंग्स ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल बैंक जो है
वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी रेफर कर सकता है, जिस बैंक में हम जिस बैंक से हम लोग पैसे निकालते हैं या जिस बैंक में हम लोग अपनी सैलरी वगैरह जमा करते हैं, ठीक है। तो या फिर साइड ऑफ रिवर को भी बैंक रेफ़र करता है। साइड ऑफ रिवर मतलब साहिल, समंदर का साहिल, साहिल समंदर, ठीक है। तो बैंक की यहाँ पे 2 मीनिंग्स आ गई। वर्ड एक ही है लेकिन मीनिंग्स 2 हैं। तो ये पॉलीसेमी की एग्जांपल हो गई। और नेक्स्ट बताती है होमोनिमी। होमोनिमी का मतलब है वर्ड्स क्या हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है या स्पेलिंग कभी कभी सेम हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन उनकी मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, पॉलीसेमी में एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स है, जबकि होमोनिमी में क्या होता है कि वर्ड्स जो हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन या स्पेलिंग कभी कभी सेम हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेट कैन रेफर टू फ्लाइंग मैमल और पीस ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट। बैट जैसे क्रिकेट खेलते हैं उसको भी रेफर कर सकता है, या फिर बैट चमगादड़ को भी रेफर कर सकता है। तो ये होमोनिमी की एग्जाम्पल आएगी। अब यहाँ पे जो है ना आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी कि इन दोनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, क्लियर कट डिमार्केशन क्या है। देखिए बैंक की भी 2 मीनिंग्स हैं, बेट की भी 2 मीनिंग्स हैं, लेकिन हमने बैंक को पॉलीसेमी कहा, बेट को होमोनिमी कहा, क्यों? यहाँ पे एक लॉजिक है, एक समझने वाली बात है जो कि आप समझेंगे जब आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, तब तक के लिए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कि पॉलीसेमी की एग्जाम्पल है सपोज ईट जो है ना वो एक ही वर्ड है, इसके ना 3 मीनिंग्स हो सकते हैं, जो एक फूड, ठीक है, खाना खाना, करोड़ होना या यूज़ अप होना। ईट की ये 3 डिफरेंट मीनिंग्स हो सकती हैं। अब इनमें से हम एक को लेते हैं, टेक फूड। हमने टेक फूड वाली मीनिंग को ली ना, तो इसके अंदर भी डिफरेंट मीनिंग्स या फिर डिफरेंट रिलेटेड कंडीशंस आ सकते हैं। अब टेक फूड में ना अगर हम मीट खा रहे हो तो उसके लिए हम कहेंगे मीट, नो सॉरी ईट। अगर हम मीट खा रहे हैं तो उसके लिए हम कहेंगे ईट। लेकिन अगर हम सूप की बात करें ना, सूप के अंदर फिर 2 चीज़ें आती हैं, ड्रिंक भी हो सकती है, ईट भी हो सकती है। सूप पी भी सकते हो, खा भी सकते हो। जिस तरह मैगी के ऐड में कहते हैं ना, पी के खाओ या खा के पियो। तो यहाँ पे भी वही बताती है कि वर्ड एक ही है लेकिन उसके अंदर मीनिंग्स डिफरेंट हैं, तो इसको हम कहते हैं पॉलीसेमी। पॉलीसेमी के अंदर एक मेटाफर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। मेटाफर्स में भी 2 मीनिंग्स होते हैं ना, एक वो जो लिटरल मीनिंग है, एक वो जो ट्रांसफर्ड मीनिंग है। एक वो मीनिंग जो डिक्शनरी वाली है या फिर उस वर्ड की अपनी वाली है, एक वो जो हम उस मेटाफर के अंदर हिडन जो मीनिंग है उसके अंदर अंडरलाइंग मीनिंग है। तो मेटाफर्स के अंदर भी 2 मीनिंग्स आते हैं, तो मेटाफर्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीसेमी। देन कम्स होमोनिमी। अब होमोनिमी एक एग्जाम्पल देखें, फ्लाइट पासिंग थ्रू एयर भी हो सकता है, यूनिट ऑफ एयर फोर्स भी हो सकता है, डाइग्रेशन भी हो सकता है। तो इसकी 3 डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट काइंड ऑफ मीनिंग्स आ गई, ठीक है। अब पॉलीसेमी एंड होमोनिमी में कन्फ्यूजन जो हो रही है ना, उसको किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, उस कन्फ्यूजन को किस तरह से क्लियर कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास 2 कंडीशंस हैं या फिर 2 वेज हैं। पहला वे है कि हम डिक्शनरी को कंसल्ट करें, क्योंकि डिक्शनरी हमें ये बताएगा कि एक वर्ड पॉलीसेमी है या फिर होमोनिमी में फॉल करती है। अगर डिक्शनरी के अंदर सेम ही एंट्री के अंदर डिफरेंट बातें बताई हैं तो वो पॉलीसेमी होगा, ठीक है। अगर डिक्शनरी में एक ही वर्ड लिखा है लेकिन उसके अंदर 1 2 3 करके उसकी डिफरेंट मीनिंग्स बताई है ना, तो वो पॉलीसेमी है। नहीं, अगर डिक्शनरी के अंदर हर वर्ड के लिए डिफरेंट एंट्री है तो वो होमोनिमी, हिपोनिमी होगा, ठीक है। तो हम डिक्शनरी देखेंगे तो हमें पता लग जाएगी कि वर्ड पॉलीसेमी के अंदर फॉल करती है या फिर हिपोनिमी के अंदर फॉल करती है। तो पॉलीसेमी के लिए एक ही एंट्री के अंदर डिफरेंट मीनिंग्स होंगी, हिपोनिमी के लिए वर्ड ही डिफरेंट एंट्री में होगा। ठीक हो गई बात, आ गई समझ, आ गई। तो फिर एक दूसरा तरीका ये है कि हम वर्ड की एटिमोलॉजी को देखें। एटिमोलॉजी मतलब ओरिजिन को, ठीक है, कि वो वर्ड किस लैंग्वेज से आया था, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, किसने ओरिजिनेट किया था, जब वो वर्ड ओरिजिनेट हुआ था तो किस तरह से यूज़ हो रहा था। तो एटिमोलॉजी के अंदर भी हम लोग जाके देख सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन ये ना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हम एक वर्ड की पूरी हिस्ट्री को देखें, उसके बाप दादा को देखें कि ये वर्ड कहाँ से आया था, किस तरह आया था। ये थोड़ी सी मुश्किल बात हो जाती है, लेकिन इस तरह से भी हम लोग पॉलीसेमी और होमोनिमी के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब एग्ज़ाम जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें ना, जनरली एज ए स्टूडेंट या फिर एज कुछ प्रिपेयर कर रहे हो, कोई टेस्ट वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस टॉपिक को या उस चैप्टर को पढ़ने के बाद एक दफ़ा उसको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ज़रूर देखें। एक दफ़ा ना चलिए ऐसा करें कि जब आप वो टॉपिक पढ़ें ना, वो चैप्टर पढ़ें, तो आप ऐसा करें कि सपोज़ करें कि आप टीचर हैं, आप पेपर बना लें,
तो आप पेपर के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस दे सकते हैं, इस बात को सपोज करें। और जो आप क्वेश्चंस जो आपको लगेगा ना कि मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर में दूंगा या दूंगी, ये वाला पेपर में ये क्वेश्चन बनाऊंगा या बनाऊंगी, तो उसको आप ज़रूर प्रिपेयर करें। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इस तरह से भी आप देख सकते हैं। मैंने आपको एक फ्री में एक मशवरा दे दिया, इसको ज़रूर ट्राई करें। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं ना, तो इस चैप्टर के अंदर या इस टॉपिक के अंदर हमें डिफ्रेंशिएशंस का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स ही ऐसे हुए ना कि जिनके आपस में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, ठीक है। जब हम पॉलीसेमी और हिपोनिमी को देखते हैं तो हम कंफ्यूज जाते हैं, जब हम एंटोनिमी और सिनोनिमी देखते हैं तो कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस वजह से हमें इस चैप्टर के अंदर इन टॉपिक्स के अंदर डिफ्रेंशिएशंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये करें कि सिनोनिमी और हिपोनिमी के अंदर अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकें, पॉलीसेमी और होमोनिमी के अंदर अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकें, एंटोनिमी और रिलेशनल ऑपोजिट्स के दरमियान अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो आप इन तीनों चीज़ों के आपस के डिफरेंसेस को, डिफ्रेंशिएशंस को ज़रूर अकाउंट में ले लीजिएगा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्ज़ाम और अ टेस्ट, ठीक है। अब तक तो समझ आ गई होगी ना कि क्या डिफरेंसेस हैं। सिनोनिमी, हिपोनिमी, पॉलीसेमी, होमोनिमी, एंटोनिमी, रिलेशनल ऑपोजिट्स, ये हमने डिटेल में डिस्कस किए, तो आपको अब तक पता लग गया होगा कि इनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। तो आप इसको एक दफ़ा ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा डिफरेंसेस को, क्योंकि ये हमने तब किया ना जब हमने खुद को एक टीचर सपोज किया कि मैं ये चीज़ें दे सकती हूँ। तो लाजमी नहीं है कि वही बात सही भी हो जाए, लेकिन बहुत दफ़ा या बाज़ दफ़ा सही भी हो जाती है। तो बात पेपर में जाके सही हो या ना हो, लेकिन आप इसको ज़रूर ट्राई करें। एंड that's all about this topic, that's all for this video, that's all for this chapter from the book Semantics by Frank Palmer। तो एक दफ़ा इसको ना जनरल ओवरव्यू देंगे ताकि चीज़ें दिमाग के अंदर सही तरह से बैठ जाए, देन विल गो फॉर वाइंडिंग अप। हमने बात की होमोनिमी की और पॉलीसेमी की। होमोनिमी के लिए डिक्शनरी के अंदर डिफरेंट एंट्रीज आएंगी, पॉलीसेमी के लिए सेम एंट्रीज आएंगी। इसके बाद इससे पहले हमने बात की रिलेशनल ऑपोजिट्स की, मतलब ऐसे वर्ड्स जिनका रिलेशन ऑपोजिट या रिवर्स हो सकता है, जैसे कि बाय एंड सेल। फिर हमने इससे पहले बात की अबाउट एंटोनिमी, मतलब ऑपोजिटनेस ऑफ मीनिंग। फिर हमने बात की अबाउट हिपोनिमी, मतलब एक ही वर्ड किसी और वर्ड की कैटेगरी के अंडर फॉल कर रहा है। और उससे बात की पहले हमने किस बारे में, सिनोनिमी के बारे में, यानी कि सेमनेस ऑफ मीनिंग। और इन सब को हम कहेंगे लेक्सिकल रिलेशंस, क्योंकि इन वर्ड्स के दरमियान कोई ना कोई रिलेशन है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।